नाउ ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। पहले इसका इंट्रोडक्शन सुन लो, इस चैप्टर के बारे में। पहला बात तो ये याद रखना बेटा कि ये जो चैप्टर है ये डील करता है किसके साथ? ये डील करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ। दूसरा, ये चैप्टर जो है बेटा पूरी डेटाबेस चैप्टर है। मतलब आपको प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सर हाउ विल वी नो, अपने को कैसे पता चलेगा? आंसर है डेटाबेस दिया होगा। तो फिर आपको करना क्या? आपको इस चैप्टर में इस डेटाबेस का यूज सीखना है, कैसे यूज करना है। और ये जितना भी डेटा होगा बेटा ये सब का सब एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। तो डेटा आपके पास दे दिया जाएगा, आपका इस्तेमाल, आपको सीखना इसको यूज कैसे करना है। तो ये जो चैप्टर है बेटा ये स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ये देखो आप रिएक्शन को 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा होगा फास्ट रिएक्शन, तीसरा होगा मॉडरेट, नेक्स्ट होगा बेटा स्लो, और सब आखिर में होगा वेरी स्लो। जहां पर फास्ट और वेरी फास्ट की अगर बात करें बेटा, वेरी फास्ट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन ये दोनों ही रिएक्शन आयनिक रिएक्शन के कैटेगरी में आता है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। इतना फास्ट होता है बेटा कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़ने बैठना देखना ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मॉडरेट, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड का रिएक्शन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन मॉडरेट को दिखाता है। आपका सारा पढ़ाई इस पे होने वाला मॉडरेट। स्लो का एग्जाम्पल पे अगर बात करेंगे तो जैसे कि बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, these are the example of slow reaction. आप में से कोई बताएगा give an example of very slow reaction? आप में से कोई बोलेगा वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल? डिफ्यूजन। सर ग्राफाइट से डायमंड बनना। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक सवाल का जवाब दो, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद नया कंपाउंड बनता है कि नहीं? हाँ बनता हाँ है। सर, है ना? हाँ हाँ तो बेटा ग्राफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ओके सर। समझे? ये हाँ। एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जहां पर आप एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। समझे बात? हाँ। तो वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या दिए बेटा आपको हम? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करोगे तो 2 महीना 3 महीना 6 महीने तक का टाइम लग जाता है इस रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब आप बात करते हैं इस चैप्टर को पहला टॉपिक पे। अच्छा, इस चैप्टर का नोट्स आप लोगों को भेज दिए, मिल गया? हाँ सर, क्लास शुरू होने से पहले इसका असाइनमेंट और नोट्स दोनों भेज दिए। ठीक है ना? तो नोट्स को हाँ। नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले ये टर्म को समझो, रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा का पूरा चैप्टर में बार बार बेटा यही बात आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का बात होगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल सुन लो R, और रेट ऑफ रिएक्शन का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या वो सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है बेटा आपको चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम। ये बेटा रेट का डेफिनेशन। रेट का डेफिनेशन पे ध्यान दो ना, आपको समझ में आएगा क्या बता रहा है, कितने टाइम में क्या चेंज हो रहा है। बोल,
कंसंट्रेशन और या फिर प्रेशर, किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट प्रोडक्ट यही है, ठीक है ना। इसके हिसाब से अगर इसका यूनिट की बात करना चाहे बेटा तो यूनिट क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ऊपर में होगा तो इसका मतलब मोल पर लीटर, लीटर टाइम बाई टाइम तो टाइम इनवर्स, और अगर प्रेशर में आप करोगे तो इसका यूनिट होगा एटीएम। एटीएम टाइम इनपुट। अब यहाँ पर आप एक और सवाल रख सकते हैं कि सर प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है तो एटीएम कर दिए, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है मोल पर लीटर कर दिए, लेकिन टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड पे बात क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी जैसे कि तुमसे बात की है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो वेरी फास्ट से लेकर के वेरी स्लो में, यानी कुछ रिएक्शन सेकंड में बात करेगा तो कुछ मिनट में बात करेगा तो कुछ आवर में बात करेगा तो कुछ बेटा आपका डे में भी बात कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर टाइम को लेकर कभी भी टेंशन में मत आना, टाइम जो बोलेगा बेटा उसी को लेकर के फॉलो करना, ये गड़बड़ मत करना कि क्वेश्चन में आवर दिया हुआ तो आप उसको सेकंड में ले जा रहे हो, अगर आवर दिया हो तो पूरा का पूरा आंसर आपका आवर में ही देना है। समझ में आया बात? अच्छा हाँ ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो टाइम का जो यूनिट है उसको लेकर के यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट पे ध्यान रखना, चेंज करने का जरूरत नहीं। अगर सेकंड में दिया हुआ तो सारा कैलकुलेशन सेकंड में करो, अगर मिनट पे दिया हुआ तो मिनट में करो, अनटिल एंड अनलेस आपका क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि मेरे को इसी यूनिट पे आंसर चाहिए, जब तक कुछ नहीं बोलेगा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा इसका यूनिट की बात। सो दिस इज द यूनिट ऑफ आर, ये यूनिट की बात की। अब सुनो, आपके पास एक और तरह का रिएक्शन होगा जिसको कहा जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, माने टोटल चेंज इन प्रेशर बाय टोटल चेंज इन टाइम। ये हो गया बेटा एवरेज। और अगर प्रेशर रहेगा तो आप इसको बोल सकते हैं फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब टोटल चेंज इन प्रेशर बाय टोटल चेंज इन टाइम। ये हो गया एवरेज का फॉर्मेट। अब आ जाओ, एक और टाइप आपको मिलेगा एवरेज के बाद जो बेटा टर्म आएगा वो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इसका सिंबल भी आ रहा है बेटा इंस्टेंटेनियस। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर स्क्रीन दिख रहा है? डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दिख रहा है तो स्क्रीन? सर नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ सर अब आया। हाँ सर अब चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे टॉपिक वो क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट का सिंबल भी आर होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट को आप डिफाइन करोगे डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर आप इसको डिफाइन करोगे डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर। ये लिखने का तरीका है। और एग्जाम में बेटा जेई एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, लिखने का तरीका पे क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है पहले उस पर ध्यान दो। सुनो, मान लो अगर आपके पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन देते हैं ए ए बी बी एक्स सी एंड वाई डी, और इसके लिए आपसे कहा जाए कि रेट लिख करके दिखाओ, इंस्टेंटेनियस रेट लिख करके दिखाओ, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो लिखने का नियम देखो, आप इसको पहले लो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? -1 बाई ए डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो तो लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? हाँ सर सर। माइनस क्यों लिया सर? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है माइनस क्यों लिए। तो देखो पैटर्न को पकड़ो, सबसे पहले एक नियम को एक एक करके देखो। अपने लोगों को लिखना क्या? डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन
ये लिखा ना डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कोफिशिएंट देगा तो उसको इनवर्स कर देना, क्यों वो बताते, बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कितना मोल ए है यहाँ पर, ए मोल है, ए मोल है, स्मॉल ए मोल, हाँ, तो अगर इसको पर मोल करना हो तो क्या करना होगा, बोलो। मोल से डिवाइड करना पड़ेगा ए से। तो ये 1/a हो जाएगा। हाँ तो रेट बेटा हमेशा पर मोल के लिए कैलकुलेट होता है, इसलिए जो भी कोफिशिएंट होगा उसको उल्टा कर देना। अब माइनस क्यों आ रहा है वो बात करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। मान लो इनिशियल जब टाइम 0 था, समझना बात को, इनिशियल जब टाइम 0 था तब इसका वैल्यू मान लो 5 था, इसका 10 था, इसका 0, इसका 0। टाइम मान लो 5 सेकंड गुजर गया, 5 सेकंड के बाद 5 का वैल्यू घट करके 2 हो गया, ये सपोज कर लो 4 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लो। तो अब सवाल का जवाब दो। डेफिनेशन क्या बोलता है कि क्या चाहिए अपने को, चेंज ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो बोल यहाँ कितना चेंज हुआ, हाँ 2 तो माइनस 3, 5 माइनस 3, यहाँ का चेंज, 6 तो यहाँ 6, का चेंज, प्लस 3, 3, बेटा प्लस 6। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हाँ हाँ सर, हाँ तो बेटा समझ फाइनल में माइनस इनिशियल का मतलब 2 माइनस 5 होगा, हाँ 4 माइनस 10 होगा, हाँ है ना। हाँ इसका मतलब माइनस साइन किसके लिए आ रहा है, देख तो रिएक्टेंट में आ रहा है या प्रोडक्ट में आया, सर Minus रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, समझ में आया माइनस क्यों आया। हाँ सर, अच्छा, एक इसमें भी और भी एक समझने की बात है, देखो यहाँ समझो। अब ये बताओ बेटा लोग कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा। चलो बताना। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा आप लोग ये बताना, ये खत्म होगा या बढ़ेगा, खत्म होगा, तो खत्म होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। हाँ, और ये इंक्रीज बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा बताओ तो फिजिक्स में d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ये किसका सिंबल है, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन, और ये किसका सिंबल है, ये सर नेगेटिव रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। हाँ सर, अच्छा यहाँ पर बताओ तो माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइनस चेंज इन द the कंसंट्रेशन direction, माइनस डी बाई डी टी में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यस। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करता है बेटा, और रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करता है ना। हाँ। तो वही लॉजिक लगाओ, तो यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो बात हुआ बेटा। यहाँ जैसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। हाँ समझ में आया माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ सर, और माइनस हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा, तो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। हाँ सर, अच्छा अब ये बताओ रेट लिखने के टाइम पे हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को, सर दोनों को, क्योंकि दोनों को, तो हाँ, आप अभी ये लिखे ना, आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, कैसे, इक्वल्स टू माइनस वन -1 by b, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस 1 बाई एक्स डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस 1 बाई वाई डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। बोलो बात समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर, ये लिखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, नीट में गारंटीड बेटा एक क्वेश्चन डालते ही डालता है। लिखने का तरीका पे कैसे लिखता है, सिर्फ लिखने का तरीका पे क्वेश्चन। हाँ बेटा लिखने का तरीका पे क्वेश्चन आएगा। आईआईटी जैसे एग्जाम में पूछता है बेटा ये क्वेश्चन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई ए डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ ए। देखते समझ में आ रहा लिखने का तरीका, माइनस 1 बाई बी डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ सी एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 बाई वाई डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ बी। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, ठीक है ना। अब सुनो एक और बात जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक लैंग्वेज का खेल है बेटा, उस लैंग्वेज का खेल को सिखाते हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए
कि ये R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Sir, instantaneous rate. Instantaneous rate of reaction. ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस रेट, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? हाँ। अगर आपसे हाँ। पूछा जाए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपसे Sir, rate. एक ही अगर- चीज। अगर आपसे पूछा जाए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारा रेट ऑफ Sir, rate of Rate of reaction. तो आपका जवाब होगा ये सब का सब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ। क्योंकि बीच में क्या है बेटा, यहाँ पर इक्वल्स टू है। इक्वल इक्वल्स टू होने हाँ। का मतलब क्या होगा कि अगर Same quantity. रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये सब भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। Yes sir. लेकिन अब सुनो, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर सिर्फ ये माइनस साइन और ये वाला पार्ट दैट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, इसका नाम है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा। हाँ। हाँ सर अगले पेज पे हम फिर से लिखते हैं, दोबारा लिख रहे हैं, ध्यान देना बेटा। R इक्वल्स टू -1 by A d by dt of concentration of A equals to -1 by B d by dt of concentration of B equals to 1 by X d by dt of concentration of C equals to 1 by Y d by dt of concentration of D। यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ sir. हाँ। अब फिर से लैंग्वेज पे, अब लैंग्वेज का खेल है बेटा। d by dt of A का नाम क्या सीखा है बेटा? डिसअपियर रेट ऑफ डिसअपियर Rate of disappearance of A. डिसअपियरेंस बोलो या रेट ऑफ यूज भी बोल सकते हो। हाँ। कितना आप ए इस्तेमाल कर रहे हो, तो बोल तो माइनस डी बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, मतलब नाम क्या होगा? So, rate of disappearance Rate of of- Rate of disappearance of B. प्लस डी बाई डी टी ऑफ सी का नाम क्या होना चाहिए? रेट ऑफ Rate of appearance of C. पेरेंट्स, बहुत सारे बुक में देखना लिखा होगा रेट ऑफ, Formation. ठीक है। अब ये बताओ तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ डी क्या लिखा जाएगा? Rate रेट of ऑफ appearance of appearance formation of B. formation of D. क्लियर है? हाँ सर। हाँ sir. चलिए अब कुछ और सवाल आप लोगों के लिए, बताना। ये जो टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन और ये जो टर्म है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या ये दोनों सेम टर्म है? नहीं सर। नहीं है ना सेम, नहीं। दो अलग अलग टर्म है, ध्यान में रखना। अब आगे की बात सुनो, अब एक फॉर्मूला पे ध्यान दो। देखो तुम ये लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, जिसका नाम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आर इंटू ए होना चाहिए। यहां से सोचो। हाँ sir. हाँ सर हाँ. तो बोल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए? आर इंटू So, R into B. R into B. इसका न्यूमेरिकल वैल्यू R into आर C. इंटू वाई X. R into Y. R into Y. यही होगा। हाँ हाँ। हाँ sir. इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दे तो या तो वो रेट ऑफ हाँ। अपीयरेंस बन जाएगा या रेट ऑफ डिसअपियरेंस बन जाएगा। Disappearance. हाँ। हाँ सर क्लियर है? Yes sir. फिर से सवाल का जवाब दे बेटा, क्या ये दोनों टर्म सेम है? नहीं सर। नहीं sir. नहीं सर ये टर्म सेम है? नहीं सर। नहीं सर नहीं sir. किस हालात में दोनों सेम हो सकता है? अगर जब कोएफिशिएंट coefficient 1 हो जाए। multiplied हो जाए 1 हो जाए अगर कोएफिशिएंट अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तब देखो माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। हाँ। तो जब कोफिशिएंट 1 होगा, ऐसे कंडीशन पे आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस विल बी सेम। क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा? Yes sir. हाँ सर। हाँ sir. ठीक है, अब आगे सुनो। यहाँ देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ए, रिवर्सिबल बी। तो देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट। मान लो इसको ए दे देते, इसको बी दे देते हैं, तो बोल क्या होगा?
-1 Sir, -1 by A 1 by A d Yeah. by dt of A. है ना। लेकिन अगर पूछेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो क्या लिखेंगे बोल तो? वो B क्यों सर? 1 by A ये dt होगा, of A होगा। ये होगा। plus Backward 1 -1 by B -1 dt of by B B। d by dt of B. और अगर पूछेगा नेट रिएक्शन तो नेट रिएक्शन याद रखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ Backward। बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है हाँ सर। हाँ सर। ना। अब थोड़ा सा ग्राफ पे बात करने वाले बेटा। ये देखो, यहाँ पर जब भी ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, जो ये प्रोडक्ट होगा ये रिएक्टेंट होगा। क्या आप लोग को याद है ये चीज? आप लोग को हम क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हाँ पढ़ाए। ये केमिकल हाँ, इक्विलिब्रियम हाँ, सर पढ़ा है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। हाँ, ये जो ग्राफ बन रहा है बेटा, ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका बन रहा है? ये ग्राफ कंसंट्रेशन Concentration versus time. टाइम का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ को याद रखना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता है ऐसे। और थोड़ा सा ये ग्राफ आप लोगों को एक हम दिखाना चाह रहे हैं, अगर आया तो ये देखो, ये बेटा आपका एनसीईआरटी बुक का ग्राफ है। देखो तो यहाँ पे आप क्या क्या है, मान लो ग्राफ दे करके अगर आपसे पूछा जाए ना एवरेज रेट निकालो, तो एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बोला कि यहाँ का एवरेज रेट निकालो, तो हम लोग क्या पता करेंगे बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का कंसंट्रेशन कितना है, और यहाँ से तो यहाँ से मिल जाएगा ना कंसंट्रेशन का वैल्यू, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या मिल जाएगा? दोनों टाइम मिल जाएगा। हाँ बैठा दो, सॉल्व कर दो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस निकालो, तब इंस्टेंटेनियस में आपको क्या करना होगा? ये जो स्लोप है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पॉइंट जहां टच कर रहा है, ये पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। हाँ ग्राफ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बेटा आप लोगों को। तो यहाँ देखो ग्राफ से कुछ बात करने जा रहे हैं। सर, ग्राफ से तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। ग्राफ से तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए जो कर्व बनेगा बेटा, यहाँ जो भी कर्व बनेगा ये आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे टच करा उस पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर लो और यहाँ पर लो, यहाँ का जो भी कंसंट्रेशन मिलेगा और यहाँ का जो भी टाइम मिलेगा बेटा, उसी को कंसंट्रेशन बाय टाइम कर दो, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर एवरेज बोलेगा तो एवरेज में 2 पॉइंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस के लिए 1 पॉइंट चाहिए, बस ये पॉइंट से। एवरेज बोलेगा तो 2 पॉइंट चाहिए, शुरू कहाँ पे हुआ खत्म कहाँ पे हुआ, क्योंकि एवरेज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। समझे बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ का मैटर। अब एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, d by dt ऑफ कंसंट्रेशन, d by dt ऑफ प्रेशर, d by dt ऑफ मोल, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखो एक चीज समझाने जा रहे, ध्यान से सुनना समझना। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये देखो, हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT होता है। हाँ। P इज इक्वल्स टू बोल तो N by V RT, तो N by V क्या है? N by V कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है, मतलब क्या हो गया? P इक्वल्स टू CRT। CRT बिल्कुल। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, तो dP by dt इज इक्वल्स टू RT को कांस्टेंट रखा, P by dt ऑफ C, बोल बन सकता है ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये बेटा इक्वेशन 1 बना लिया। अगेन आ जाओ, फिर से बात करते हैं। PV इक्वल्स टू NRT, तो P को वेरिएबल मान ले, N को वेरिएबल मान ले, तो RT by V आपका कांस्टेंट हो गया। अब अगर दोनों तरफ फिर से करेंगे तो क्या आएगा? dP by dt इज इक्वल्स टू RT by V d by dt ऑफ N, है ना? ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। अच्छा, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो देख, तो ये लिख सकते हैं dP by dt इज इक्वल्स टू RT dC by dt इज इक्वल्स टू RT by V dN by dt। हाँ सर। हाँ, और अगर तीनों इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दे तो देख तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा dC by dt
is equals to 1 by v dn by dt is equals to 1 by RT dp by dt। ये रिलेशन है बेटा आपस में। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक काम करते हो बेटा, इस रिलेशन को फटाफट कॉपी में नोट करके रखो, तो अभी आप लोगों को प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए। ओ हो गया सर। हाँ सर ओके। हो गया बेटा? हाँ। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, अब तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, ग्राफ के बारे में बात की। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा सोचो, अभी हमने क्या पढ़े थे? रेट का मतलब कंसंट्रेशन बाय टाइम, या फिर पढ़े थे प्रेशर बाय टाइम, है ना? और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मोल्स पर लीटर। तो देखो हम ये बोल सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ हाँ फिलहाल नहीं, यही से सारा पॉइंट ठीक है, इसी में से तो सारा पॉइंट आपको मिल गया, हाँ है ना? तो ये एक फैक्टर याद रखना। दूसरा याद रखना कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आयनिक। तीसरा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? सो गैस। गैस, ठीक है। नेक्स्ट, एक होमोजेनियस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और एक हेटेरोजेनियस सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, क्या लगता है किसमें जल्दी होगा? होमोजेनियस होमोजेनियस में होगा, ठीक है। अच्छा बताओ तो, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हाँ तो जल्दी होगा रिएक्शन। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना? अगला पार्ट, बोलना। हाँ। अगर कैटलिस्ट है तो बोल रेट क्या होगा? हाँ बढ़ जाएगा रिएक्शन का। तो दो आंसर है कि सर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो रेट घटेगा, ठीक है। फिर साथ में ये याद रखना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये रूल तब इस्तेमाल करना जब आपका क्वेश्चन किसके साथ डील कर रहा है? फोटोकेमिकल। गिव एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस सर। अदर देन फोटोसिंथेसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर 2 क्लोराइड। पिछला क्लास में पढ़ाया सर, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, पिछले क्लास में पढ़ाया, डिफ्यूज सनलाइट। आगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? हाँ ये 12 में पढ़ेंगे बेटा। आप लोग क्या, आपको क्या लगता है कैटलिस्ट देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है? सर वो कैटलिस्ट का नेचर के ऊपर। हाँ, तीन तरह का कैटलिस्ट होगा बेटा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉइजन। पॉइजन जो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा दे, वो पॉजिटिव। जो घटा दे, नेगेटिव। और जो रिएक्शन को ही रोक दे, वो पॉइजन। पॉइजनस। समझे बात? हाँ सर। क्या लगता है टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन?
सर डायरेक्टली होना चाहिए, डायरेक्टली बोल बेटा। डायरेक्टली होना चाहिए। डायरेक्टली, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन साथ में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पाया ये गया बेटा कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड पे, जेई पे, नीट पे, सब पे पूछा है कि हर 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल डबल हो जाएगा। यहाँ तक सबको ओके बेटा, देख लो। हाँ हाँ सर हाँ सर। हाँ सर किसी का कोई भी डाउट है? नहीं सर नहीं वेरी गुड। तो चलो आज का क्लास ओवर, छुट्टी, घर जाओ। क्या हुआ, कोई घर नहीं जा रहा? सब बैठ नहीं कर सर। खींची, सब वहां बैठ बैठ के हंसने का आवाज आ रहा तुम लोग का यहाँ तक? सब खींकी खींकी कर रहे थे बैठ के? हाँ हाँ सर, मतलब आदत नहीं है ना इस चीज का, इतना जल्दी घर जाना। तो लो क्वेश्चन दिया, सॉल्व करके आंसर दो। आज का पढ़ाई ओवर बेटा। जो कुछ भी अभी पढ़ाया है अब उस पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देख कैसा कैसा रहेगा। सेम क्वेश्चन बेटा बोर्ड में भी पूछेगा, जेई में भी पूछेगा, नीट में भी पूछेगा। बस जेई या नीट में तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, टाइम कम रहेगा, कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में लेंदी कैलकुलेशन होगा। चलिए बेटा लगी इस पे फटाफट। है सब कोई पेन पेपर निकालो, सब कोई पेन पेपर निकालो और इसको सॉल्व करो। और हम एक एक को पकड़ पकड़ के आंसर पूछेंगे, तैयार रहना। चलो आंसर देखते हैं। अब आप लोग में से बोलो, किसी को डाउट्स पूछना है तो बोलो, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सर क्वेश्चन एक बार बोले तो फिर। हाँ सर बता दीजिए। तो देखो क्या मांगा है आपसे क्वेश्चन पे, पढ़ो। टाइम मांगा है, टाइम। कितना टाइम टाइम में मांगा है ना, और दिया क्या क्या, रेट दे दिया है ना। हाँ सर। ये रेट सर का रेट बोल ऑफ दे। डिसअपीयरेंस। तो हम ये बोल सकते हैं रेट का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन बाय टाइम। हाँ हाँ तो इसका मतलब टाइम का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन बाय रेट। बाय रेट। हमारे क्वेश्चन पे रेट कितना दिया, 6 × 10⁵ हाँ सर। हाँ अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल बाय सर मोल्स लीटर। बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर, लीटर हाँ हाँ है ना। सर। तो मोल हाँ। कितना दिया बेटा, 6 × 10⁻⁷ हाँ और वॉल्यूम कितना होगा 0.05 × 10⁻³ -3। हाँ सर। ये जो आएगा उसको यहाँ बैठा दो, तो 6 × 10⁻⁷ और नीचे में आ गया 0.05 × 10⁻³ सॉल्व करो, बन जाएगा। हाँ सर क्लियर है? हाँ सर। चलिए अगला कोशिश कीजिए, फिर से आप लोग को जिसका नाम पुकारेंगे वही आंसर देगा। तो चलो बेटा इसका आंसर देखो क्या है। ओके फॉलो करना। क्या आप लोग लोमा पढ़े हैं, याद है लोमा? हाँ सर, कहाँ पढ़ाए थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, है ना। जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ ए रिवर्सिबल बी, तो वो लोमा के लिए क्या लिख सकते हैं, R = K⁴A फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ना। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको KF नाम दे दो, KB B⁴ याद है ये? यस सर। तो देखो हम यहाँ पर सिमिलर वे में लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू K1 concentration of NO2 का स्क्वायर and rate of backward reaction is equals to K2 concentration of N2O4. हाँ सर। That means rate will be what? Rate of forward reaction minus rate of backward reaction. यस सर। ठीक। Again, rate can also be written as -1/2 d/dt of NO2. हाँ सर। लिख सकते बेटा? हाँ सर। हाँ सर। That means d/dt of NO2 क्या आएगा? 2R, मतलब -2R। 2R। हाँ यहाँ माइनस होगा। तुमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब ये वैल्यू मांगा है ये वैल्यू मांगा ना। हाँ सर।
तो इसका मतलब 2r का वैल्यू मांगा है हाँ, और r का वैल्यू ये निकला। 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा। हाँ। अब वैल्यू को पुट कर, rf का वैल्यू ये है हाँ और rb का वैल्यू ये है। यस सर। देखो समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। बाकी गधागधी लोग बोल बेटा, समझ आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी में पूछा है, सोच ले, देख बना इसको। क्या बोल रहा तुम? हाँ। परफेक्ट। यस। अब जो बेटा लोग नहीं बना पाया, देखो यहाँ पर क्या है। आपके पास इक्वेशन दिया ना बेटा, क्या दिया इक्वेशन? आपके पास इक्वेशन है ये 2 + 3h2 N2 + 3H2 रिवर्सल टू NH। 2NH3 है ना। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू माइनस d/dt of concentration of N2 is equals to -1/3 d/dt of concentration of H2 is equals to +1/2 d/dt of NH3। देख तो ये लिख सकते हैं। हाँ सर। अब आपके क्वेश्चन पे देखो ये डेटा दे दिया है, तो बोलो डी बाय, तो यहां से आर क्या निकलेगा? यहां से अगर हम रेट निकालना चाहेंगे तो रेट क्या निकलेगा? बोल। सर 10⁻⁻⁴ d of NH3 by dt is equals to 2 into r होगा। हाँ सर। और d बाई इसका वैल्यू कितना दिया है? 2 into 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 2 into r। यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो r का वैल्यू कितना है बेटा? 1 into 10⁻⁻⁴। यही आया ना? हाँ सर। तो r का वैल्यू याद रखना बेटा। r का वैल्यू हम लोग क्या निकाले यहाँ पर? एक बार फिर से लिख दे रहे, r का वैल्यू निकला 1 into 10⁻⁻⁴। अब मांगा क्या है आपसे? आपसे मांगा रेट ऑफ N2। तो N2 का रेट का मतलब क्या मांगा? d/dt of N2 which is equals to what? r। और आपसे पूछा है d/dt of H2 which is equals to what? 3r। हाँ सर। पुट कर दो, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये 1 into 10⁻⁻⁴ होगा, ये 3 into 10⁻⁻⁴ होगा। तो देखो हाइड्रोजन के लिए 3 into 10⁻⁻⁴ और नाइट्रोजन के लिए 1 into 10⁻⁻⁴। बोलो, किसी को क्या डाउट है? बोलो। कुछ बोल। नहीं सर, कोई डाउट? सर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, समझ में आई है A by C? हाँ सर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। ये देखो, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ऐसा पढ़े थे बेटा कि मान लो, एक फिर से बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है A रिवर्सिबल B। अकॉर्डिंग टू लोमा क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड A to the power A rate of backward reaction will be your rate constant of backward reaction B to the power B। यही है। एंड एट इक्विलिब्रियम क्या पढ़े थे? बोल तो क्या पढ़े थे? एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल्स टू RB, है ना? तो हाँ, RF इक्वल्स टू RB का मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर? इसका मतलब हुआ KF A to the power A is equals to KB B to the power B। तो अगर दोनों कांस्टेंट को एक तरफ लेकर आते बेटा हम लोग, यहाँ क्या बचेगा? B to the power B and A to the power A। इस रेशियो का नाम ही तो कैपिटल के था ना? हाँ सर। हाँ सर। और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाला है यहाँ पर। देखो तो, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? देख तो आंसर 0 होगा, हाँ सर। हाँ। क्योंकि याद करो थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि R होता है क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये दोनों तो इक्वल होता है। तो अगर हाँ, बेटा सर, ये दोनों 0 इक्वल हो जाएगा तो R का वैल्यू
जीरो। आया बात समझ में? हाँ यस सर। सर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही क्वेश्चन है ना? तो यहाँ से आपसे क्या डिमांड किया, देखो तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर के। के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिमांड किया, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, dx by dt का मतलब क्या हो रहा है? रेट, है ना? तो रेट का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन का हाँ मतलब सर। क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हम लोग लिखेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, हाँ। है ना? माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH लिखेंगे। हाँ सर, हाँ सर। और इसको आप कंपेयर करो ये गिवन से, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है बेटा? KF का। और देखो तो ये किसका वैल्यू दे रहा है? ये सर के बी का। जो इक्वेशन हम लोग बनाए, जो इक्वेशन गिवन है, दोनों को कंपेयर कर। हाँ सेम है। हो गया सॉल्व। हाँ, R0 पकड़ के ये इस तरफ R0 आ क्यों जाए। पकड़ना है? खत्म कहानी। हमसे K पूछा बेटा, तो K का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। फॉरवर्ड का वैल्यू कितना? 4 into 10 to the power of -4। बैकवर्ड का कितना? 3 into 10 to the power of 4। 4 by 3 1.33 into 10 to the power of -8, मतलब आंसर C। हाँ क्लियर कर बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। सर 16 टाइम्स, ऑप्शन D। सी। 8 times। मेरा ऑप्शन सी आया सर, 16 टाइम्स। सर सी होगा। हाँ मेरा भी सी आया 16। और भी बच्चे लोग बोलो, और बस 2-3 ही बोलकर चुप हो जा रहे हो। हाँ? सर सी 16 टाइम्स। बाकी लोगों को समझ में आया 16 टाइम्स? देख तो। नहीं सर, बता दीजिए। नहीं सर। अच्छा बेटा देखो, तो अभी एक पॉइंट लिखा है कि हर 10 डिग्री पे रेट कितना गुना बढ़ेगा? सर डबल हो जाएगा। डबल हो डबल। जाएगा। अब सोच, शुरू में टेम्परेचर कितना था? सर 10। तो 10 के हिसाब से 10 बढ़ा दे। इसका मतलब अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R था, तो यहाँ पर कितना हो 2 जाएगा? R। 2 R। 10 और बढ़ा दे तो फिर इसका डबल हो जाएगा। 4R। 4R। 10 और बढ़ा दे 8 R। 10 और बढ़ा दे 16R। 16 R। तो 50 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 16 टाइम्स मोर। हाँ सर। आया समझ में? यही है ना कंसेप्ट, हर 10 डिग्री पे डबल कर देना है। क्लियर है? हाँ सर। और इसके लिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन इनटू T टू द पावर, सॉरी, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बेटा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करना, डेल्टा T बाई 10। देख तो आंसर आ रहा, मैच कर रहा, चेक करते। हाँ सर। बोलो ना, डेल्टा 16 T आया। कितना हुआ यहाँ पे? सर 4। डेल्टा T बाई 10 4। हाँ, डेल्टा T बाई 10 इज 4 ना। डेल्टा हाँ T सर। कितना होगा? 40 होगा। 40। तो 2 हाँ to the power 4, 2 to the power 4 माने कितना होगा? 16। 16। तो न्यू रेट विल बी ओल्ड टाइम्स, ओल्ड रेट का 16 टाइम्स होगा। यस सर। क्लियर है? चलो, इस क्वेश्चन को जो सही से बना के देगा बेटा उसको 4 आना मिलेगा। तैयार हो जाओ। जो पूछेंगे रिप्लाई देना।
बेटा आपके क्वेश्चन पे क्या मांगा है? टेम्परेचर मांगा है, टेम्परेचर और दिया क्या है? दो रेट दिया हुआ है, रेट ओल्ड पहला और रेट न्यू। कितना था? 2.5 into 10 to the power हाँ, of सर। -3 हाँ, मोल पर लीटर यस सर। पर मिनट, हाँ। है ना? हाँ। और किस टेम्परेचर पे ये रेट कितना बन जाएगा? तो 5 into 10 to 5 the into power 10 of to the power -3 -3. एटमॉस्फेयर। है ना? तो क्वेश्चन का पैटर्न पे ध्यान दे बेटा। आपसे सवाल जानते क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है अगर dc by dt का वैल्यू ये है तो dp by dt का वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट हो रहा है? बोल समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर, आप मोल पर लीटर पर मिनट माने क्या दिया बेटा? डीसी बाई dt दिया ना? हाँ सर। और एटीएम पर मिनट का मतलब क्या दिया? डीपी बाई dt। हाँ अब याद कर 2 मिनट पहले आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि डीसी बाई dt इज इक्वल टू, लिख के रखे ना बेटा? बोल तो 1 हाँ, बाई सर। RT डीपी बाई dt, यही फॉर्मूला था। हाँ हाँ सर। सर। चलिए ऑप्शन वैल्यू डी को पुट करते हैं। डीसी बाई dt का वैल्यू कितना दिया? 2.5 into 10 to the power -3 -3 इक्वल्स टू 1 बाई RT RT, और इसका वैल्यू RT कितना बेटा? 5 into 5 into 10 to the power -3। यही है ना? तो बोल हाँ। RT का वैल्यू क्या आया? 2 आया। 2 आया? हाँ। अच्छा अब बताओ R का वैल्यू पड़ा है तो हाँ, 0.0821 रखना है। कौन सा वैल्यू लेंगे? 0.0821 वाला, क्योंकि यही लीटर वाला है। क्यों लेंगे? क्योंकि लीटर है, एटमॉस्फेयर है ना। सर लीटर हाँ, एटीएम क्योंकि अच्छा। बेटा इसका क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे एटीएम पे बात हो रहा है, लीटर पे बात हो रहा है, तो लीटर है इसमें होने पर R का वैल्यू ये लेते। क्या आप लोग को याद है एक शॉर्टकट और पढ़ाए थे आप लोगों को? 8/100। दिस कैन बी टेकन एज आल्सो 1/12। हाँ, 1/12 भी ले सकते हैं। रट जाओ बेटा, ये सब शॉर्टकट है। तो सोचो तो अगर हम R का वैल्यू 1/12 बैठाएंगे तो T कितना आ जाएगा? तो अब इसके लिए ऑप्शन डी अराउंड। हाँ। समझा रे गधा लोग? यस सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले जो आपको हम दिखाए थे। यानी कि समझो, बट अगर आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ R, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। सर बहुत सारा यूनिट है, लीटर पर सर? एटमॉस्फेयर। बोलेगा सर या तो मोल पर लीटर पर मिनट है, पर मिनट नहीं, इसको पर टाइम कर दो। तो एटीएम टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर पर टाइम है और हाँ सर। और एटीएम पर पर टाइम। टाइम। अब अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई मोल पर लीटर पर टाइम को इसमें कन्वर्ट करना है, एटीएम पर टाइम में, या एटीएम पर टाइम को इसमें कन्वर्ट करना है, तब आपके लिए फॉर्मूला होगा डीसी बाई dt इज इक्वल्स टू 1 बाई RT डीपी बाई dt। इससे आपका काम बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? बिल्कुल सर। हाँ। हाँ सर। तो बेटा अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ाई किए उसके ऊपर सारा एमसीक्यू का डिस्कशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर दिया आप लोगों को, ठीक है? हाँ। अब देखो अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा जिस्ट बना करके आपको पहले समझा दूं। सुनो, अब आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या लाइफ में इससे कभी भी पहले, इससे पहले आप मॉलिक्यूलैरिटी टर्म पढ़े बेटा, या पहली बार पढ़ने जा रहे? पहली बार सर। पहली बार। तो पहली बार का पढ़ाई माने फंडामेंटल होगा। याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल सुन ले क्या है। फंडामेंटल ये है बेटा कि मॉलिक्यूलैरिटी इज व्हाट इट इज द नंबर ऑफ moles of reactants in an elementary reaction। ये इसका फंडामेंटल है, रट जाओ इसको।
इसके बाद वाला चीज रटने का नहीं, फिर समझने का। याद है ना क्या बताए थे? फंडामेंटल को रखना पड़ता है, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट को रटना नहीं, समझना पड़ता है। तो आपका फंडामेंटल क्या याद रखना बेटा, आज से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी जो है ये क्या है, ये बताता है कि एक रिएक्शन। अच्छा, कौन सा रिएक्शन बेटा? एलिमेंटरी रिएक्शन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन? सिंगल स्टेप। वेरी गुड बेटा। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट जितना मोल यूज होगा वो उसका मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल PCl5 gives PCl3 and Cl2. This is known as unimolecular reaction. That is, the molecularity is 1. बोल तो बात समझ में आया? बिल्कुल हाँ। तो आप लोग बताना, तो 2-3 रिएक्शन दे रहे, आप लोग बताओ किसका मॉलिक्युलरिटी क्या है? H2I2 इसका मॉलिक्युलरिटी क्या बेटा बताओ? SO2 plus O2 SO3 इसका मॉलिक्युलरिटी क्या बेटा बताओ? H2O plus O2। चलो तो सबका मॉलिक्युलरिटी बताओ तो। सर 2 होगा, 2 2 1। बाइमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा चलिए थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, फॉलो करना। अब बताओ। हाँ तीनों ही बाइमॉलिक्यूलर लग रहा है। बोलो। थर्ड वाला ट्राई। तीनों अरे बाबा ये बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर होगा या हाँ ट्राइमॉलिक्यूलर होगा? ट्राई। हाँ फिर बाय। बाइमॉलिक्यूलर। अरे रिएक्ट किसका मोल पकड़ना है तुम लोग को? रिएक्टेंट का। तो भाई 2 मोल रिएक्टेंट, 3 मोल रिएक्टेंट, हुआ कि नहीं? हाँ ये 2 मोल रिएक्टेंट कितना जाहिल वाला काम करेगा बे तुम लोग, जाहिल कहीं का। बाय अगला आंसर बोल। बायमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर। आया समझ में? नहीं सर, ये कहाँ से? यूनिमॉलिक्यूलर कैसे सर लास्ट वाला? लास्ट वाला तो 2 मोल रिएक्टेंट थे सर। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर, सर, लास्ट वाला क्या है? लास्ट कैसे वाला यूनिमॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर कैसे बाई और अगर होगा? आपसे हम ये कहे, चलो देखते हैं आप में से कौन है जो दम किडनी में दम है, देखे किसका किडनी में दम है। अगर आपसे हम ये कहे बेटा कि द लास्ट आंसर व्हाट आई हैव गिवन यू इज करेक्ट आंसर, देन हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस वन दैट दिस इज करेक्ट? सर H 4 है और O 4 है। सर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है सर शायद। हाँ वेल डन, सही पकड़ा। इसका ये मतलब हो रहा है कि ये रिएक्शन इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप नहीं है, डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता, सिंगल स्टेप इसका मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ये सिंगल स्टेप होता तो आंसर बाइमॉलिक्यूलर होता। बाइमॉलिक्यूलर होता। देख फंडामेंटल मतलब सर इसका 2 स्टेप में से सिर्फ एक स्टेप को पसंद। नहीं 2 स्टेप है 3 स्टेप है, सवाल वो नहीं है। मतलब अभी क्या है देखो, अब आप यहाँ पे एक सवाल रख सकते हो कि सर अपने को कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है ना? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी है उससे डिवाइड करेंगे। यही तो समझना बेटा। अरे ये तो अभी आपके सामने हम रखे ना। अगर मान लो अगर आपको हम ये बात बोलने ही नहीं जाते कि ये सिंगल स्टेप नहीं है मल्टी स्टेप है, सॉरी ये मल्टी स्टेप नहीं है, तब तो आपका आंसर बाइमॉलिक्यूलर आता। मेरे बोलने के बाद ना आप लोग समझ रहे हो, तो वही सवाल है कि एग्जाम में कैसे समझोगे? तो फिर से आंसर बता दे रहे बेटा, इट विल बी गिवन टू यू, डेटा दिया हुआ होगा आपको, बस आपको रूल याद रखना होगा। अब क्या रूल याद रखना, आगे का कहानी सुन कि अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ तो ऐसे मामले में व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, तब उसका डेफिनेशन सुन, नंबर ऑफ moles of
reactant in slowest step. अब ये देखो H2O2 जो होता है बेटा, ये टूट करके सबसे पहले देता है H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये H2O2 फिर से नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और देता है H2O प्लस O2। इन दोनों को अगर ऐड करो तो देखो तो ये बनता है, हाँ यस सर, बनता है। हाँ सर, जहां पर ये वाला स्टेप स्लो पाया गया है, ये वाला स्टेप फास्ट पाया गया है, तो बोल मॉलिक्युलैरिटी कितना हुआ? 1 मतलब हम लोग किस स्टेप पे ध्यान देंगे? पहला Slow. स्टेप। इसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक मोल है ना। हाँ हाँ तो अब देखो यहाँ से आपके सामने कितना सारा सवाल उठेगा। पहला सवाल, सर अपने को कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सिंगल स्टेप है कौन मल्टी स्टेप है? आंसर इज इट विल बी गिवन टू यू बेटा, दिया हुआ होगा। अगला सवाल, सर अगर मल्टी स्टेप है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि 2 स्टेप में 3 स्टेप में? वो भी दिया होगा। फिर अगला सवाल, सर अपने को कैसे पता चलेगा कि इतने सारे स्टेप में कौन स्लो कौन फास्ट? वो भी दिया होगा हाँ। बेटा, सब दिया होगा। आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है। समझा रहे गधे लोग? हाँ सर ठीक। समझे? तो आंसर हो गया इसका 1। अब एक और लैंग्वेज सिखाने जा रहे, सुनो। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बेटा, उसको एक और नाम से पुकारा जाता है। डिटरमाइनिंग स्टेप। समझे बात? हाँ अब सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RDS? रिएक्शन का टाइम टू रिएक्शन का रेट वो समझो बेटा, यहाँ समझो। RDS का फुल फॉर्म? रेट डिटरमाइन। देखो एक लॉजिक से समझाने जा रहे, समझना बेटा। अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप, कई सारे स्टेप में हो रहा है, मान लो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में हुआ, और मान लो कि पहला स्टेप का उसका जो वेलोसिटी स्पीड था रिएक्शन का, मान लो वो था 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला जो स्टेप था वो था 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। थर्ड स्टेप जो था वो था 0.75 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और थर्ड जो लास्ट स्टेप था मान लो 0.5। ऐसा कंडीशन पे ये तो 4 स्टेप में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड क्या है, ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड, तो जवाब क्या होगा? स्लोएस्ट स्टेप का। हाँ, तो नियम कहता है कि जो सबसे स्लो होगा वो ओवरऑल का आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, एक लॉजिक से समझा रहे। देख यहाँ पर मान ले एक रिस्ट वॉच का फैक्ट्री है। हाँ। यहाँ पर फैक्ट्री में 3 सेक्शन है। एक सेक्शन में घड़ी का बेल्ट बन रहा है, और बेल्ट बनाने का स्पीड क्या है? 100 बेल्ट पर डे। एक सेक्शन है जो घड़ी का डायल बना रहा है, उसका बनाने का स्पीड क्या है? मान ले 50 डायल पर डे। और एक सेक्शन है जहां पर घड़ी का मशीन बन रहा है, और इसका बनाने का स्पीड है 25 ये। और अगर आपसे बोला जाए कि कंप्लीट रिस्ट वॉच एक दिन में कितने तेजी से बनेगा? 25 पर डे। 25। तो देख, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड किया? स्लोएस्ट के ऊपर। सबसे स्लोएस्ट के ऊपर। तो ये बात याद रखना कि जो सबसे स्लो होगा वही रेट को डिसाइड करेगा। है मॉलिक्युलैरिटी का मतलब समझ में आ रहे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो फंडामेंटल याद रखना कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो जो मॉलिक्युलैरिटी होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, वही आंसर होगा। लेकिन अगर मल्टी स्टेप हुआ तो आपको चेक करना होगा कौन सा स्टेप स्लो है कौन फास्ट है, और ये सब का सब आपका गिवन होगा, दिया होगा। क्लियर है बेटा आप लोग का? यहाँ तक आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, मुझे शर्म नहीं आ रहा। अभी तक खा रही हो?
ए ये टर्म देख बेटा क्या है, लोमा। क्या ये टर्म पढ़ाना होगा? नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर सुनिए सर, ए बी याद रखना, लोमा में प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए इसके लिए लोमा लिख करके दिखाओ तो आप लोमा कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे? हाँ सर। ठीक है। अब हाँ। आगे की टर्म सुनो, अगला टर्म सुनो और ध्यान से सुनना बेटा। इस वक्त इस चैप्टर का जो बैकबोन है, रीढ़ का जो हड्डी है, वो बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या हेडिंग बेटा? रेट लॉ। अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया जाए ए बी बी प्रोडक्ट पी और बोला जाए इसके लिए रेट लॉ लिख करके दिखाओ, तो आपका जवाब सुन लो क्या होगा। हमें जानी ना। अगर आप आंसर बता दिए तो गलत हो जाएगा, नहीं बताने पे सही होगा। लेकिन तेरा कान के कनपट्टी पे बंदूक रख दिया, बोला नहीं आमी जानी ना बोलने से नहीं होगा, लिखना तो होगा, लिख के दिखाओ। तो ऐसा कंडीशन पे आप क्या लिखोगे वो देखो। ये लिखोगे तो जो तेरे कान पे बंदूक लगाएगा वो पूछेगा कि भाई ये कहां से आ गया, ये तो है ही नहीं, है ना? हाँ तुम्हारा जवाब होगा कि यही तो बोला जा रहा है कि हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज दिस कंसेप्ट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होगा आप रेट लॉ नहीं लिख सकते हो। घोल के पी जाओ इस लाइन को। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप रेट लॉ नहीं लिख सकते, घोल के पी जाओ इस लाइन को। अच्छा। लेकिन आप लोमा लिख सकते हो। और अगर रेट लॉ लिखने की सर कोशिश एक बार करोगे लोमा का फुल फॉर्म बोलेंगे? हाँ लोमा का लॉज ऑफ full मास form? सेक्शन। ओ लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक है। then what is this x and y? Answer soon. Here x and y are determined experimentally. जहां पर x को कहा जाता है, नाम सुन ले, लैंग्वेज है बेटा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y का नाम होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस y कर दोगे तो वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लैंग्वेज है बेटा फंडामेंटल, घोल के पी जा। तो मतलब सर एक्स और वाई कोफिशिएंट डिटरमाइन करता है जो रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहा है। कहाँ कोफिशिएंट आ गया बे? गांजा पी के है, कहाँ कोफिशिएंट आ गया? कोफिशिएंट सर ए और बी है। ए और बी है, हाँ सर। और एक्स और वाई क्या है सर? हम तो एक्स एंड जनरली वाई वही तो बोल रहे बेटा, एक्स एंड वाई जो है इसका नाम ऑर्डर है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होगा और फॉलो करेगा रेट लॉ को। ओके सर। जहां पर सुन लो, बात समझ लो, यहां पर जहां पर हो सकता है कि a कैन बी इक्वल्स टू x, b कैन बी इक्वल्स टू वाई, y, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लोमा इक्वल्स टू रेट लॉ। हाँ इसका मतलब हो गया कि आपका थ्योरी जो आपका एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर गया। हाँ हाँ सर। वो समझा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। पर हमेशा यानी ऐसा यहाँ पर नहीं हम भी हो लोमा लिख सकता। रहे तो वो पूरा पूरी थ्योरेटिकल है। हाँ और एक साइंटिस्ट कब करता बेटा एक्सपेरिमेंट? पहले थ्योरी लिखेगा तब ना एक्सपेरिमेंट करेगा। हाँ हाँ देख चैप्टर के शुरू में ही समझा दिए थे बेटा, ये चैप्टर डेटाबेस चैप्टर है। यहाँ पे आपको खाली नियम कानून समझना है कि क्या डेटा होगा, उस डेटा को यूज कैसे करेंगे। हाँ सर। इस पूरे चैप्टर में बेटा यही सिखाएंगे आपको हम कि हाउ टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई। इसी का कैलकुलेशन पे पूरा चैप्टर खड़ा होगा। यानी कि जानते आपको क्वेश्चन पे क्या बोलेगा? ऑर्डर पता करो, ऑर्डर पता करो, और ऑर्डर डेटा से पता चलेगा। वो डेटा आपको दिया होगा, आपको बस उस डेटा का यूज सीखना है।
हाँ सर ठीक है। लोमा और रेट लॉ का फर्क समझा रे? हाँ Yes, सर। sir. सर लोमा थियोरेटिकल है, हाँ, लोमा पूरा और पूरी थ्योरेटिकल है बेटा, पूरा रेट लॉ थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल है। जबकि रेट लॉ, जैसे कि चलो ना एक एक सवाल रखते हैं आपके सामने, जवाब देना। N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, बोल इसका लोमा कैसे लिखेंगे? लोमा बोल। I equal to K into H2 to the power 3. हाँ हाँ सर। और रेट लॉ कैसे लिखेंगे? R is equals to K and पहला जवाब नहीं power लिखेंगे, X। पहला जवाब नहीं लिख पाएंगे। हाँ सर। दूसरा तुमको जोर किया जाएगा, नहीं लिखना ही होगा, तब लिखेंगे। अदरवाइज मेरा पहला आंसर हमेशा फिक्स्ड है, नहीं होगा। ये सेकंड में लिखेंगे, अगर जोर देगा नहीं लिखना ही होगा तो अननोन टर्म में लिखेंगे। वेयर x and y कैन नॉट बी डिटरमाइंड जस्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। हम लोग यहाँ से नहीं पता कर पाएंगे x y, इसके लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंटल डेटा लगेगा x y निकालने के। sir. बात समझ रहा बेटा लोग? Yes sir. हाँ सर। और आपके स्कूल के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क पता करो। वो खोल करके देखना, एकदम दिया हुआ है। ये टर्म पूरा पूरी एक्सपेरिमेंटल है, जबकि ये टर्म पूरा पूरी थ्योरेटिकल। Theoretical. याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन। सोच कर देखो ना, मॉलिक्यूलरिटी का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या था? बोल। Number of moles of reactants कितना मोल रिएक्ट करेगा, है ना? used in a अब single अगर आप step बोलोगे reaction. जीरो तो इसका मतलब तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। हाँ हाँ सर। तो मॉलिक्यूलरिटी जो वो जीरो नहीं हो सकता, जब जीरो नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। हाँ लेकिन ऑर्डर बेटा जीरो भी पाया गया है, नेगेटिव भी पाया गया है, फ्रैक्शन भी पाया गया है। ये कुछ मेजर डिफरेंस है, कंपेयर कर लेना। और मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, ये पाया गया है, जबकि ऑर्डर 3 से ज्यादा पॉसिबल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना। बाकी जो है डेफिनेशन वगैरह वो सब आपके नोट्स में जो भेजे दे दिए, आपके पास बुक में भी होगा, वहां देख लेना आप लोग। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। अब सुनो सर, जीरो और फ्रैक्शन तो पता चल गया, लेकिन नेगेटिव कैसे होता है? क्या मतलब वो चीज आपने बोला ना, ऑर्डर नेगेटिव कैसे होता है? दिखाएंगे मरने से पहले भूत क्या है बन रहा है बेटा, सब दिखाएंगे। ओ अच्छा ठीक है। नेगेटिव ऑर्डर भी दिखाएंगे, फ्रैक्शन भी दिखाएंगे, जीरो भी दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ दिखा रहे, सुन। अब अगला टर्म क्या पढ़ाने जा रहे वो देख। तो अभी क्या पढ़ाए बेटा आप लोग को? आप लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर नहीं, का आप लोगों को दिमाग में डालने का कोशिश की बेटा, रेट लॉ क्या होता है दिमाग में रखियो। अच्छा ठीक है? हाँ सर। रेट लॉ क्या होता है और रेट लॉ के साथ लोमा का क्या फर्क है, इसको ध्यान में रखो। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ने जा रहे बेटा यूनिट ऑफ के, और यहां पर के का नाम क्या है? एक और नाम, इसका एक और नाम सुन के रख, अक्सर बच्चे लोग फंसते इसमें। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, स्पेसिफिक। तो बेटा कभी अगर एग्जाम में स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो घबरा मत जाना कि हम लोग तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कंफ्यूज मत करना, ठीक है? यहाँ तक का बात। हाँ चलो ध्यान से सुनना। ये लो आपको हम एक रिएक्शन दिए, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी, बोल इसके लिए लोमा क्या, लोमा बोले रेट लॉ क्या लिखेंगे? बोल। जानीना है ना, आंसर यही होगा, जानीना। हाँ सर। लेकिन अगर जानीना को थोड़ा सा आगे बढ़ाते बेटा, देख तो ये लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K A टू द पावर N। हाँ जहां पर आपको हम एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि बेटा ये एक nth ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर।
हाँ nth ऑर्डर, हाँ सर। अब कुछ लैंग्वेज समझ ले, n का वैल्यू 0 होगा तो उसका नाम होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो होगा उसके हिसाब से नाम देगा। हाँ सर बिल्कुल। क्लियर? हाँ हाँ सर। अब आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट केस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोल n का वैल्यू क्या है? 0 0 तो r का वैल्यू क्या आएगा? 1 K k, सॉरी k, और हम लोग का हेडिंग क्या है? unit रेट of K कांस्टेंट, तो यूनिट बोल ऑफ यहाँ k, से k का यूनिट क्या मिलेगा? तो आंसर होगा वही यूनिट मिलेगा जो r का मोल। यूनिट होगा। r का होगा। हाँ सर। लीटर। होगा। हाँ सर। सेकंड केस में आ जाओ, मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोल n का वैल्यू 1। सर KA r इक्वल्स टू हाँ क्या सर। बन जाएगा? KA। KA हाँ KA। सर। इसका मतलब यहाँ से k क्या निकलेगा? r बाई a। अब r का वैल्यू क्या है बेटा? मोल मोल लीटर पर इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। पर टाइम ना। और हाँ सर। a का वैल्यू क्या है? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर हट गया। इनवर्स, यूनिट टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स। इसका एक तो देखो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रहा है। बोल k खुद कांस्टेंट है बेटा, लेकिन उसका यूनिट कांस्टेंट नहीं है। यूनिट ऑर्डर बदलने से उसका constant। यूनिट बदल जा रहा है। चेक करते हाँ हाँ सर। है ना? हाँ सर। जीरो ऑर्डर का कुछ और यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर का कुछ और, इसका मतलब सेकंड का कुछ और होगा, थर्ड का कुछ और होगा, फोर्थ का कुछ और होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। यस एक सर। काम कर, इसको अगर हम लोग ऐसे याद रखे तो देखिए, फिर से देखा दोबारा, r इक्वल्स टू k a टू द पावर n, so k will be r by a to the power n, that means r का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर टाइम, और a का यूनिट क्या होगा बेटा? मोल टू द पावर n, लीटर टू द पावर माइनस n। और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा बेटा? बोल तो मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर माइनस 1 n माइनस 1। टाइम इनवर्स। इसी तरीके से अगर बेटा हम लोग रेट के जगह पे ले लेंगे एटीएम पर टाइम, और नीचे कंसंट्रेशन के जगह पे हो जाएगा एटीएम टू द पावर n, तो मेरा यूनिट क्या बन जाएगा? बोल एटीएम 1 माइनस एटीएम टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। क्लियर है? हाँ सर। अब n हाँ बैठा सर। के हम यूनिट पता कर लेंगे। अब यहीं से सोचो ना, खेल देखो ना। मान लो अगर आप जीरो ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से सोचो तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 0, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब यहीं से सोचो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, तो n का वैल्यू 1, टाइम। तो टाइम इनवर्स। मोल का पावर टाइम 0 मतलब इनवर्स। खत्म, लीटर पावर 0 मतलब खत्म, है ना? इसका मतलब अगर इसको याद रखेंगे बेटा हम लोग, तो k का यूनिट बहुत आसानी से बता सकते हैं। यस सर। हाँ सर। आया बात समझ में? यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। चलिए, जैसे कि आपको हम बताएं कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा हथियार होगा ये, आपसे बार बार यही सवाल पूछेगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, दांत में मंजन मुंह में पाउडर। सुश्री, क्या हो रहे हो? सुशिक नहीं है ना आज? नहीं है सर। हाँ, उसको कहानी सुना देगा, समझे? सुश्रिक ना एक बार गया था कोर्ट में, कोर्ट समझता है जहाँ ना जज होता है ना, हाँ हाँ हाँ। ऑर्डर वहां ऑर्डर। जाके ना बदमाशी कर रहा था सुशील, मालूम है ना, बदमाश लड़का है, शरारत कर रहा था वहां जा करके, और हाँ। जज चिल्लाया ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो सुशील बोलता है क्या कि हम भाई 2 प्लेट बिरयानी खाए। घटिया जोक मारा रे, हंस ना, तुम हंसता नहीं है? नहीं, ये जो कौन हंसता है? पढ़ा रहे तुम, लज्जा नहीं है? बोल रहे ऑर्डर कैसे पता करेंगे? एक्सपेरिमेंटल डेटा से दिए देबे। आप सुनो, आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका लिस्ट बना रहे बेटा, ऑर्डर निकालने का। और अगला क्लास ये एक एक लाइन को पकड़ पकड़ के आपको हम सिखाएंगे कि डेटा कैसे देगा तो उसको कैसे यूज करना और ऑर्डर कैसे निकालना है।
तो एक हम लोग पता कर सकते हैं यूनिट ऑफ के से ऑर्डर पता कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है पता करने का। दूसरा पता कर सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। तीसरा आपसे इक्वेशन से पता पूछेगा। चौथा हाफ लाइफ से पूछेगा। पांचवा ग्राफ देकर पूछेगा। छठा आपसे एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देगा, वहां से पूछेगा। और आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म दे देगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म दे देगा। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है वो ये पूछता है इक्वेशन, हाफ लाइफ और ग्राफ। तो आज सिर्फ इस पे हम लोग बात करेंगे। यूनिट ऑफ के बात कर चुके, देखो थोड़ी देर पहले बात की थी ना यूनिट ऑफ के। हाँ सर, इस पे तो बात आपको बस क्वेश्चन देख लो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे, मान लो कि इन अ रिएक्शन सुनो, क्वेश्चन पूछेगा इन अ रिएक्शन कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ लिखे थे? हाँ ये रहा। इन अ रिएक्शन k equals to 2.5 into 10 to the power of -4 mole to the power 2 -2 liter to the power 2 second inverse। या फिर मान लो k का वैल्यू है 1.25 into 10 to the power of -3। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मान लो k का वैल्यू आपको दे दिया है 6 into 10 to the power of -7 मोल टू दी पावर ऑफ -3 लीटर टू दी पावर ऑफ 3 मिनट इनवर्स। बोलो तो ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो याद करो, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? मोल टू दी पावर 1 minus n, लीटर टू दी पावर n minus 1, n-1 और वो कोई इनवर्स। इससे कंपेयर करके सॉल्व करेंगे, देख तो आ रहा आंसर। हाँ, हाँ, थर्ड सर। ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। किसी को डाउट है तो बोल। नहीं सर। नाउ इसका एक ट्रिक याद रखना, अगर आपको ये याद नहीं भी है तो भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल सा ट्रिक सुन लो, जितना लीटर का पावर दिया हो बेटा 1 जोड़ दे, आंसर मिल जाएगा। चेक कर, लीटर का जो पावर दिया हो उसमें 1 जोड़ दे, आंसर मिल जाएगा। चेक कर। हाँ सर, बिल्कुल। काम कर रहा ट्रिक? हाँ हाँ सर। अगर ऐसा रहेगा क्वेश्चन बेटा तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। ओरली बेटा 2 सेकंड में सॉल्व होगा। लीटर में पावर ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, जो भी पावर है वहां से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ देख बेटा, इस पे बात कर लिया और इस पे भी बात कर ही लेते 2 नंबर। अगले क्लास में ये सब बात करेंगे, इक्वेशन, हाफ लाइफ, ये सब बात करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंपल सा बात याद रखना, जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वही ऑर्डर होगा। सिंपल सा ट्रिक ये फॉलो करना। अगर वो कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री। लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा तो फिर से वही काम करेंगे, स्लो स्टेप ढूंढेंगे, वहां पर मॉलिक्यूलैरिटी पता करेंगे और वो जो भी मॉलिक्यूलैरिटी होगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर। आया बात समझ में? हाँ ठीक है, तो नोट्स भेज दिए बेटा आप लोगों को। ये सारा कुछ ऑलरेडी आपके नोट्स पे दिया हुआ है। एक बार वीडियो पढ़ते के सामने नोट्स रख करके मिला लेना। चलिए कुछ क्वेश्चंस आया आप लोगों के लिए ना, चलो तो एक दो प्रैक्टिस कर ही लेते, देखिए कौन इसको सॉल्व करेगा। देख ऑर्डर पूछा है, सॉल्व करते एक क्वेश्चन जस्ट आज के लिए, अगले क्लास में तो फिर ये सब करेंगे ही। देखे तो कौन दिमाग लगाएगा, किसकी किडनी में दम है?
जो सही आंसर देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से आंसर दे। जो गलत देगा उसको 4 आना दे, ठीक है ना? आंसर होगा ये सब गलत ही बोलेगा। या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो हाफ होगा। आप महान है बेटा। 12 बजे क्या होगा? सर हाफ, ऑप्शन डी। हाँ सर, डी होगा। चलो आंसर बताते बेटा, और अगले क्लास में यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे बेटा, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाता है। वैसे मेथड देखो क्या है। ए बोल, अगर आपसे एक सवाल पूछे इसका रेट लॉ बोल, बोल देखे कौन जवाब देगा। रेट लॉ बोल। के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट सर इज जानी ना, ओ जानी ना। लेकिन नहीं है सर। अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाँ है ना? चलिए बोल्ड पे डाल दो इसको। अब क्या बोला पढ़ो। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 times. That means 4 times. R becomes 2R. When A becomes 4 होगा। यस सर यस। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे बेटा, तो यहाँ पर बोल क्या आएगा। LHS में हाफ, हाफ और RHS में क्या आएगा। 1 to the power। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है, ओ 2 ऑर्डर, और इसका पावर 1 है। 1 equals to 2n, n equals to हाँ हाफ हाफ यस। देख ले ऑर्डर हाफ। स्टेप, देख ले, समझ ले कैसे सॉल्व किया। हाँ सर। सर मैंने सही दिया, जवाब दिया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा, और जो आज गलत जवाब दिया सबको 4 आना मिलेगा। 0 आंसर 0 आंसर। चल तो इसका आंसर देते देखे जरा। क्या कर सुप्रभो तुम आंसर देगा, तुमसे आंसर चाहिए। So 1 over. और कोई आंसर बोलना चाहेगा बेटा लोग। सर मेरा आ रहा है 0 ऑर्डर रिएक्शन सर। 0 ऑप्शन है। आंसर 2। चलो देखते हैं आंसर। यस, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। देखना बेटा क्या बोल रहा है, सुनो ना। A chemical in a chemical reaction, 2 reaction takes part. The rate of reaction is directly 2 reaction नहीं, ये 2 reactant होगा। 2 reactant take part. The rate of reaction is directly proportional to concentration of one of them. तो मान ले A plus B प्रोडक्ट की अपने से इक्वेशन बना लिया। 2 रिएक्टेंट है, जहां पे बोला रेट एक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अब यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा। दिस बाय दिस, मतलब बाय दी। बाय दिस का मतलब ये होगा। हाँ तो बोल इसका पावर कितना है, 1 है। इसका पावर कितना है, -1। तो अगर पूछेंगे लैंग्वेज पे ध्यान दो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, जवाब दे 1। ऑर्डर ऑफ बी
-1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 - 1 यही मांगा है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या सीखा था, जो आएगा सबको जोड़ देगा, जोड़ देना है। क्लियर है मैटर। यस सर। चल तो इसका आंसर देते, आईआईटी का क्वेश्चन है, नहीं छोड़ दो, ये अभी नहीं होगा, चलो रहने दो। तो आज का क्लास यहीं तक बेटा, अब अगले क्लास में जब कंटिन्यू करेंगे फिर वहां से बातचीत करेंगे, ठीक है। ठीक है सर।